नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझे अभी थोड़ा कॉल आ रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कंटिन्यू कॉल आ रहे थे। तो आज हम लोग कॉटेजादी शिलाजतु, ये हम लोग कल हम लोगों ने चर्चा भी किया था डॉक्टर मनीषा मैडम के केस में। तो कॉटेजादी शिलाजतु पे हम लोग आज विस्तार से करेंगे कि जब भी शोधन हो जाता है पांडु रोग का, खासकर अगर हम लोग देखें तो जब शोधन हो जाता है तो पांडु रोग और उससे रिलेटेड और भी जितनी व्याधियां हैं, जैसे कामला है, कुंभ कामला है, हलीमक है, लाघरक है, कॉम्प्लिकेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, उसमें कॉटेज आदि शिलाजतु का उल्लेख चरक चिकित्सा स्थान 16 में 87 से 92 नंबर के श्लोक में किया गया है। इसी तरह से इसी का संदर्भ लेकर अष्टांग संग्रहकार मतलब वृद्ध वाग्भट जी ने चिकित्सा स्थान 18वां में 10वां नंबर के श्लोक में वज्र गुलिका, वज्र मतलब शिलाजतु, उस नाम से इसका उल्लेख किया गया है। अष्टांग हृदय जो वाघभट जी ने लिखा हुआ है चिकित्सा सन 16वां अध्याय में 23 से 29 नंबर के श्लोक में, मतलब हमारे जितने ये है अष्टांग संग्रहकार, अष्टांग हृदयकार और चरक जी जो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है और हमारा मेन संहिता के ग्रंथ है, उसमें इस मेडिसिन का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह बहुत सारे वैद्य लोगों को पता नहीं है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये कब देना चाहिए। तो वही हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो कॉटेज आदि शिलाजतु के बारे में जो चरक संहिता में श्लोक है वो मैं अभी बताता हूँ। कॉटज त्रिफला निम्ब पटोल घन नागरैहि भावितानि दशाहानि रतर्द्वि त्रिगुणानि वा शिलाजतु पलान्यस्तो
तावती शीत शर्करा त्वक्षरी पिप्पली धात्री कर्कटाख्या फलोन्मिता निदग्धिकाया फलमूलाभ्याम फलं युक्ता निगंधकम त्रिगंधकम चूर्णितम मधुना कुर्यात् त्रिपले माक्षिकान् गुणान् दाढिमम्बुपय पक्षी रसतोये सुरा सवान् तान भक्षिता अनुपिबेत निरन्नो भुक्त एव वा पाण्डुकुष्ठज्वर प्लीह सकम काकर्षो गगनधरान् पुत्तिहृत शुक्र मूत्राग्नि दोष शोष गरोधरान् कास अत्रिक्त पित्ताश्रिक शोथ गुल्म गलामयान् ते च सर्ववर्णान् हन्युः सर्वरोगहरः शिवः। ऐसा चरक संहिता में बताया। 87 से 92 नंबर का श्लोक चरक चिकित्सा 16वां अध्याय। अब इसमें कौटिल्य शिला जतु का मैंने श्लोक तो बता दिया। हमारे आचार्य लोग जो भी श्लोक बोलते हैं उसमें मात्रा लिखते हैं कि कितना द्रव्य कितना डाल के और मेडिसिन बनाना है। तो इसमें शिलाजीत जो होता है वह 8 फल की मात्रा में लेना है। शिलाजीत कैसे बनता है आप लोगों को पता होगा कि हिमालय रेंज में जहाँ पे जो स्नूही होता है, स्नूही के बहुत सारे ये चीजें जो दूध होता है वो गिरता है और फिर वो रॉक्स के अंदर जाता है, पिघलता है, बहुत हजारों वर्षों तक पिघलता है और वही फिर शिलाजीत बन जाता है। और ये वृक्ष दवाई है और देह को ताकत देने वाली दवाई है। शिला जतु ऐसे इसका नाम होता है। तो ये ओरिजिनल मिलना चाहिए। एक कर्पूर गंधी होता है, गोमूत्र गंधी होता है। तो जो शुद्ध गोमूत्र गंधी होता है वो शिलाजीत 8 फल की मात्रा में लेना है। और हमारे रसायन अध्याय में भी चरक संहिता में बताया गया है शिलाजीत का बहुत ज्यादा महत्व है। और हमारी चंद्र प्रभावती में भी शिलाजीत डाला हुआ है। तो ये सारे और द्रव्य लेने, हर्ष लेने जिसमें कॉटज, कॉटज मतलब इंद्रिय। कुछ वैदिक परंपरा में कुटज लेते हैं लेकिन उसका जो बीज होता है उसको इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय लेना ज्यादा सही बताया है। और इंद्रिय ले लिया, त्रिफला ले लिया, नीम ले लिया, पटोल ले लिया, मुस्ता ले लिया और शुंठी ले लिया। इसका क्वाथ बनाया। क्वाथ बनाने के बाद ऐसा बोला है कि 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन तक या इससे भी ज्यादा हमें इसको शिलाजीत को पीस के कूट के पाउडर बना के और उसकी भावना देनी है। 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन, जितना भावना देंगे उतना वो ज्यादा अच्छा बनेगा। जितने प्रमाण में शिलाजतु को भावना देना है उतना ही क्वाथ का द्रव्य जो है उसका यवकुट का उतना प्रमाण में लेना चाहिए। जैसे 8 पल अगर शिलाजतु लिया है तो ये सारे द्रव्य जो है ना वो 8 पल होना चाहिए। 8 पल लेके और 4 गुना पानी में डाल के बॉईल करना है। और उसके बाद में 1/4 क्वाथ शेष रह जाएगा और फिर वो छान लेना है काढ़े को। और गरम गरम ही जो काढ़ा है वो शिलाजित पे डालना है। शिलाजतु काढ़ा के साथ जब हम लोग करते हैं, और काढ़ा किसका है तो इंद्रिय, त्रिफला, नीम, पटोल, मुस्ता और शुंठी सब दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हैं। और रस धातु पे भी काम करते हैं, रक्त धातु पे भी काम करते हैं। वहां के अंतर्गत जो अग्नि है उसको पचाने का काम करते हैं। रक्त पाचक में पटोल है और रक्त पाचक में नीम मुस्ता है। तो और इंद्रिय दोनों में है। तो और शुंठी और त्रिफला एक्स्ट्रा डाला हुआ है। शुंठी दीपन पाचन करता है। तो ये काढ़ा जो गरम गरम हम शिलाजीत में डालते हैं खलबत्ते में, तो वो पिघल जाता है, मिक्स हो जाता है पूरा अच्छे से। और फिर काढ़ा न उसको घोटते हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद घोटने के बाद वो सूख जाता है। फिर वो थोड़ा ऐसे च्यवनप्राश जैसा चिपचिपा होता है हलवा की तरह। फिर और घोटते जाते हैं। जब ये केवल शिलाजीत रह जाता है, पानी जो है वो पूरी तरह से उड़ जाता है घुटते 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 घुटते, फिर उसकी गोली बना देनी है। और ये एक भावना हो गई। बड़ा बड़ा गोला टाइप बना दिया और एक भावना हो गई। फिर से काढ़ा बनाना है नेक्स्ट डे। किसका काढ़ा बनाना है तो इंद्रिय, त्रिफला, नीम, पटोल, मुस्ता और शुंठी। फिर से वैसे ही जितना मात्रा में शिलाजीत है उतना ही मात्रा में यवकुट चुन लिया, सभी का मिक्स 8 पल। और इसका काढ़ा बनाया 4 गुना पानी में डाल के 1/4 तक बॉईल करना है, फिर छान लेना है, फिर से घोटना है। ऐसे 10 दिन करना है या 20 दिन करना है या 30 दिन करना है, या इससे भी और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। कुछ वैद्य लोग थे पुराने जमाने में, वो 108 भावना देते थे। कुछ लोग 1008 भावना देते थे और कुछ एक ही भावना देते थे। तो ये अलग अलग, जितना भावना संस्कार देंगे उतना उसका गामित्व बढ़ता है और वो मेडिसिन और पोटेंट वीर्यवान बन जाती है। उसके बाद में ये जब काढ़ा वाढ़ा बन गया और हमने भावना दे दिया, उसके बाद क्या करना है कि कुछ चूर्ण द्रव्य मिश्र करना है।
ऊपर से, जैसे 30 दिन की भावना हो गई शिलाजीत पे। अब हमें उसमें कुछ द्रव्य डालने हैं, जैसे शर्करा 8 पल की मात्रा में मिश्री का जो पाउडर होता है 8 पल की मात्रा में, जितना शिलाजीत है उतना ही 8 पल। तुगाश्री, पिपली, आमलकी और करकर सिंगी 1-1 पल, प्रत्येक 1-1 पल। तुगाश्री, पिपली, आमलकी और करकर सिंगी। कंटकारी का जो फल है और मूल लेके 1 पल। और त्रिगंध मतलब त्रिजातक जो है वो युक्ति पूर्वक करना है। गंगाधर जी जो है जिन्होंने जल्प कल्पतरु टीका लिखी है चरक संहिता में, वो बोलते हैं कि 3 कर्ण की मात्रा में त्रिजात डालना है या त्रिगंध डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। और गंगाधर जी का मत माने या त्रिजात आपको जितना मन में आपके हिसाब से है, सुगंधित द्रव्य है, दीपन पाचन भी करता है, मन पे भी काम करता है, उतना हम डाल सकते हैं। लेकिन गंगाधर जी 3 कर्ण मात्रा में ही डालने को बोलते हैं। उसके बाद में ये द्रव्यों का मिश्रण करना है और फिर मधु इसमें 3 पल डालना है। और फिर उसको एक एक अक्ष या एक एक कर्ष की गोलियां बना देना है और ये गोली बना के रख देना है। तो ये बन गया हमारा द्रव्य कॉटेज आदि शिला जतु। कुछ वैद्य लोग 30 भावना देते हैं, कुछ 20 भावना देते हैं, कोई 10 भावना देते हैं, कुछ 108 भावना देते हैं, कुछ 1008 भावना देते हैं। वो वैद्य लोग क्या मेडिसिन देना चाहते हैं अपने पेशेंट पे, और पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, और पेशेंट कितना डेडिकेटेड, कितना मेहनत करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। अब इसका अनुपान क्या है कॉटेज आदि शिलाजितु का? तो दाड़िम का स्वरस, अनार का पोमेग्रेनेट होता है उसका रस, या दूध, या पक्षियों का मांसरस, जैसे कबूतर हो गया, बटेर हो गया, और भी जो पक्षियों का मांसरस होता है उसका। अब मोर मारने के लिए भी मना किया है, अभी नेशनल बर्ड है, लेकिन पहले के जमाने में बहुत ज्यादा जंगल वंगल थे, तो हर प्राणी का मांसरस अवेलेबल था। तो पक्षी का मांसरस ज्यादा पैदा करता है, पचने में हल्का होता है, और दीपन पाचन भी करता है और रक्त को बढ़ाता है, इसलिए पक्षियों का मांसरस बोला है। और जल पानी भी हो सकता है, और सुरा भी हो सकता है, आसव भी हो सकता है। अब ये अनुपान के हिसाब से देखें, कॉटेज आदि शिला जतु का प्रयोग करें तो दाढ़ी का त्वरक कब देना है? जब पेशेंट को पित्तौल बढ़ता बहुत ज्यादा है। मतलब कल पेशेंट आए थे, रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति थी मनीषा मैडम के पेशेंट को, रक्तवाहिनी कहीं पर भी फूट रही थी। तो पित्तौल बड़ा, पित्तौल बड़ त्रिदोष, त्रिदोष है, तो उसको ये नष्ट करता है। हृदय है, ग्राही है, और रुचि है, रुचि उत्पन्न करता है। ग्राही है जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है या फिर अतिसार हो रहा है, उसको ये रोकेगा। हृदय है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दाढ़िम खुद ही हृदय बताया इसीलिए। अब दूध का, शीर का कहाँ पे अनुपान बताना है? तो जहाँ पे वात पित्तग्नता को दूर करना है और जीवनीय कार्य करना है, क्योंकि पयः सर्वेषां जीवनम परम से बोला है, सर्वश्रेष्ठ है जीवन देने में। श्रेष्ठ कौन से? तो गाय का दूध। तो गाय का दूध जीवन कार्य भी करता है, ब्रीहण भी करता है, और अनुलोमन भी करता है। मॉडर्न साइंस में देखते हो लैक्टोज होता है जो पचता नहीं है, पेट साफ अच्छे से हो जाता है। तो अनुलोमन भी करता है, शुक्र धातु को भी अच्छा करता है, जीवनीय कार्य मतलब रक्त धातु को भी अच्छा करता है, ब्रीहणीय है, और वात पित्तग्न है। पक्षियों का मांसरस का प्रयोग हम अनुपान में कब कर सकते हैं? सबका एक साथ नहीं करना है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अवस्था में। तो कॉटेज यदि शिला जतु का अगर पक्षियों का मांसरस के साथ देना है, तो जहाँ पे ब्रीहण और बल्य कार्य करना हो वहां पे हम लोग पक्षियों का मांसरस दे सकते हैं। जल का प्रयोग कब करते हैं? जब तर्पण करना है, नरिशमेंट करना है और हार्ट पे काम करना है। सुरासव, सुरा और आसव, इसका प्रयोग कब करना है? जब हमें कोई भी मेडिसिन सूक्ष्म स्त्रोतोगामी तक लेके जाना है। जैसे यकृत पे कल की संप्राप्ति में यकृत तक था, प्लेटलेट कम थे, प्लेटलेट को बैलेंस करना है। जहां जहां सूक्ष्म स्त्रोतोगामित्व का अपेक्षा है वहां पे सुरा आसव का प्रयोग करना है। और स्त्रोता शोधन करना है, कफग्न कार्य करना है, और दीपन कार्य करना है। तब कॉटेज आदि शिलाजितु का अनुपान सुरा आसव होगा। या तो द्राक्षासव कर सकते हैं, मृद्विकासव कर सकते हैं, गुड़ासव कर सकते हैं, मधुकासव कर सकते हैं। आसव करें या सुरा का प्रयोग करें। और इसका सेवन काल जो है कॉटेज आदि शिलाजतु, जब जब हम लोग चरक संहिता में देखेंगे तो उसकी मात्रा चरक संहिता में 7 तोला बताइए। तो 7 into 45, इतना मतलब उतना ग्राम मात्रा में, मतलब 1 पाव तक शिलाजित खाने के लिए बोला है अंदाज से। लेकिन वो चरक के काल में जब मनुष्य बहुत मेहनत करता था, तो 1 पाव शिलाजित तो आज कोई खा ही नहीं सकता है। 4 पल मतलब 1 तोला ना, तो उतना मात्रा में कोई खा ही नहीं सकता है। 45 ग्राम इंटू 7 तोला, इतना मात्रा में बोला है, अवर मात्रा।
तो आज के जमाने में कोई शिलाजीत नहीं खा पाएगा, इसलिए बहुत थोड़ा सा ही खाने के लिए बोला, जितना अग्नि है उसके हिसाब से, क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं है और ज्यादा बैठक काम है। तो इसको अनाशेपोटी मतलब भूखे पेट ही सेवन करना चाहिए कॉटेज आदि शिलाजितु को भी। और वहां पर भी शिलाजित जो बताए 7 तोला चरक संहिता में आप लोग देखिएगा, वहां पर भी भूखे पेट खाने के लिए बोला है। और या फिर खाना खाने के बाद देंगे तो व्यान और उदान पे काम करेगा, ऐसा बताया गया है। सुबह अगर देंगे तो रसायन कार्य भी करेगा और प्राण वायु पे काम करेगा। और ये अगर कल्प देखें तो शिलाजित के चारों ओर, ऐसा कल्प है कौट जाति शिलाजितु, शिलाजितु को ही भावना दी गई है। तो शिलाजित जो है ये एक श्रेष्ठ रसायन द्रव्य है, और रसायन के रूप में ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। या फिर टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में शिलाजित के सेक्स की दवाई ऐसा बोला जाता है, शुक्र को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है और सेक्सुअल डिजायर को भी बढ़ाता है, लिबिडो को बहुत इंक्रीज करता है। मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शिलाजीत देते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, तो वो हमें देखना चाहिए। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो इसका जो अम, मूल रस वीर्य विपाक अगर देखें तो यह कषाय रसात्मक होता है, अनम्ल होता है, पेट में जाके कटु विपाकी होता है, मतलब ये कटु रस का हो जाता है विपाक। और छेदन कार्य करता है, कफ का, मेद का, और जहाँ पे ग्रंथियां हैं, अर्बुद है, उन सबका छेदन कार्य करता है और कफग्न कार्य करता है। क्योंकि अति प्रवृत्ति संगवा शरणम ग्रंथोपि वा विमार्गम चेति स्त्रोतसम दुष्ट लक्षणम। जहाँ ग्रंथियों में सिराओं में ग्रंथि हो रही है, या फिर शरीर में मांस की दृष्टि हो रही है, मेद की दृष्टि हो रही है, और संघात हो रहा है, ग्रंथि हो रहा है, जहां जहां ग्रंथि है, लाइपोमा, मायोमा, लिम्फोमा, वहां पे हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्रंथों में देखें तो यह द्रव्य योगवाही भी है शिलाजीत, और जिस क्वाद की भावना दे उसका वो कार्य को और अच्छा कर दे, क्योंकि योगवाहित है, कैटिलिस्ट है। तो ये सभी व्याधियों को दूर करने में शिलाजीत बहुत श्रेष्ठ है। और इसके जो क्वाथ द्रव्य में हमने प्रयोग किया, जैसे इंद्रेव किया, त्रिफला किया, नीम किया, पटोल, मुक्ता और शुंठी, इसकी भावना दी काढ़ा बना के, तो ये सारे द्रव्य रुक्ष हैं, लघु हैं, क्लेद का शोषण करने वाले हैं, कफग्न है, पित्तग्न है, और विशेषतः रस धातु पे काम करते हैं, रक्त धातु पे काम करते हैं। इसलिए कल जो मैंने बताया, और ये पांडु रोग चिकित्सा में बताया, कल की चिकित्सा में जो वाराइसिस हो गया था, तो सिराएं किससे बनी है? रक्त के और मेद के मृदुपाक से बनी है। उसमें सिराएं जो आर्टरीज वेन्स हैं, पोर्टल वेन किससे बना हुआ है? ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया। लेकिन मूल क्या है कि रक्त और मेद के मृदुपाक से बना है, और खरपाक से कंडरा और सिराएं, कंडरा और स्नायु बना है, और मृदुपाक से सिराएं बनी है, आर्टरीज और वेन्स उससे बना है। तो ये रक्त का भी प्रसादन करता है और सिराओं को भी हील करता है, जहाँ पे फ्रजिलिटी बढ़ गई है। तो रस धातु और रक्त धातु और मांस धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। और शुंठी को हटा दिया तो सारे द्रव्य जो है वो मांस पाचक क्वाथ में भी है। जैसे इंद्रव है, त्रिफला है, और नीम है, पटोल है, मुस्ता है, ये जो 5 द्रव्य है, ये मांस पाचक में है, मतलब मांस की अग्नि को भी बढ़ाता है। इतना ये बढ़िया है, रस धातु पे भी काम कर रहा है, रक्त पे भी कर रहा है, मांस पे भी काम कर रहा है, शुंठी को हटा दिया तो। और भावना के बाद में अगर, और शुंठी इसलिए डाला गया है क्योंकि वो अग्नि को बढ़ाए, इसलिए शुंठी डाला हुआ है। शिलाजीत पचने में थोड़ा हैवी होता है। भावने के बाद में जो संयोग में कुछ मेडिसिन प्रक्षेप के रूप में डालने को बोला है, जिसमें मिश्री डाला हुआ है, तुगाश्री डाला है, पिपली डाला है, आमलकी डाला है। तो ये क्या करते हैं? धातुओं का बलवर्धक है, कफ को नहीं बढ़ाएगा ये सारी चीजें। और कफग्न भी है, कफ को न बढ़ा के भी कफग्न है। कंठकारी और कर्कट श्रृंगी तो मुख्य रूप से प्राणवायु स्रोत पे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, और उरस स्थान में जो कफ है उसका शमन करता है। और दीपन करने वाला भी है, पिपली है, आमलकी है, तुगाश्री है। दीपन पाचन त्रिजात जो डाला हुआ है 3 कश की मात्रा में, वो दीपन है, कफग्न है, सुगंधी, अर्थात सूक्ष्म है। और इसी तरह से कौटजाति शिला जतु जो है, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो एक कफग्न है, क्लेद शोषण का कार्य करता है, शैथिल्य नाशन का कार्य करता है, धातु बल वर्धन का कार्य करता है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से व्याधियों में धातुओं में शिथिलता आती है। तो सबसे पहले पांडु रोग में अगर हम लोग देखेंगे, उसका पूरा संप्राप्ति देखेंगे, तो पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पित्त प्रकोप का, आहार विहार का सेवन होता है, इंटरनल स्वेटिंग होती है, और स्नेह का क्षय होता है, मेद का, मेद सारस शिथिलेंद्रिय ऐसे श्लोक बोला है।
मेधा निस्सार शिथिलेंद्रिय। मेध का क्षय होता है, रस रक्त का तो क्षय हो ही रहा है, ओज का भी क्षय हो रहा है, और धातुएं शिथिल हो रही है। पांडु रोग में धातुएं शिथिल दुर्बल हो जाती हैं। कुष्ठ व्याधि में शिथिल दुर्बल हो जाती हैं, क्योंकि वो फैल जाते हैं सभी धातु में, खासकर मांस और मेद इन सब में फैल जाते हैं। ज्वर में धातुएं शिथिल हो जाती हैं, प्लीहा रोग में हो जाती हैं, स्टमक श्वास में, ऐसे सांस लेने में तकलीफ रही तो धातु कमजोर हो जाते हैं। अर्श व्याधि के वजह से भगंदर में, और हृदय रोग में, शुक्र दोष में, मूत्र दोष में, अग्नि दोष में, और शोष में, गर्भ विष का सेवन करने पे, उदर व्याधि में, कास में, अश्रुदर में, रक्त पित्त में, शोथ में, गुल्म में, प्रमेह में। प्रमेह जो है मधुमेह, उसमें कॉटेज आदि शिलाजितु बहुत अच्छा काम करता है। फिर गले के बीमारियों में, सब व्रणों में, और ये शिव बोला है मंगलदायक है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोलिए, फिर मैं फल श्रुति पर एक एक व्याधि पे मैं बताऊंगा। आप लोगों में से कोई शिलाजितु पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं बताऊंगा। और सर नमस्कार मेरा। न सोऽस्ति रोगो भवी साधु रोगम यत् न शराजित जयेत तत्काल योगी प्रवृत्तम स्वास्थ्यम तब विपुलम ऊर्जा दयाति। मतलब ऐसा कोई रोग ही नहीं है जो शिराजीत न जीते। अगर कुछ युक्ति से इस्तेमाल किया जाए तो तत्काल योगी प्रवृत्तु स्वास्थ्य भी देता है और विपुलम ऊर्जा दयाति, मतलब आपको रोगों से मुक्ति देता है और अग्नि प्रदीप्त करता है और आपका ओज की वृद्धि करता है। इसीलिए शिलाजीत का इस्तेमाल ऐसी व्याधियों में किया गया है जहां ओज का क्षय हो रहा है, चाहे वो पांडु हो, चाहे वो प्रमेय हो, चाहे वो इवन ये क्षय क्षय में भी, राजक्षण वगैरह में भी, और ऐसी व्याधियां जिसमें ओज का क्षय हो रहा है। ओज के लिए बोला गया है कि यस सार आदो गर्भस्थ कर रसादसा, और ये जो गर्भ के समय से स्टार्टिंग से ही होता है, लेकिन ये यस सार आदो ये सार है सारी धातुओं का। अब डिपेंड करता है कि सार जो है धातुओं, सारी धातुएं, रस रक्त मांस में अच्छी मज्जा शुक्र का सार बोला गया है ओज को, और यहाँ पे शिलाजीत उस पे काम कर रहा है, मीन्स सारी धातुओं पे पुष्ट हो रही है। और उसमें भी हम अगर युक्ति से इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग ही आता है। जैसे कि अभी सर ने बताया शिलाजित बटक कुट्टे जाति शिलाजित, कल हम लोग का डिस्कशन हो रहा था। एक पेशेंट था, वाकई उसका ओरिफेरल बेराइसिस थी, मेजेंटिक आर्टरीज में भी ब्लीडिंग थी, मतलब ऊर्ध्व पित्त के भी लक्षण, रक्त पित्त के भी लक्षण थे और अधोक पित्त रक्त पित्त के लक्षण थे। स्टार्टिंग उसकी फैटी लिवर ग्रेड की थी, उसके बाद लीवर में सिरोसिस हुई। तो मतलब जो चरक ने बोला है कि लास्ट में जलोदर अजादों तक अवस्था जो आती है, जो पानी जो है संचित हो जाती है ज्यादा तक। तो ये इसमें वो उस तरीके का पेशेंट था। मतलब आप ये समझिए कि वो जो केस था बहुत ही मतलब अननोन, कोई हिस्ट्री नहीं थी उसके अल्कोहलिक वगैरह की। मैम का जो है सगे भाई थे, लेकिन हम लोग का चर्चा हो रही थी तो उसमें जैसे सर ने बोला तुरंत ही कि ऐसे में कोटे जादू सलादिक का इस्तेमाल बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन जब बात आई तो आज सर ने कहा कि नहीं आज लेक्चर देते हैं। तो अब यही चीज है कि इसके जो प्रोडक्ट है, इसके जो कंटेंट है, रसपाचक रक्तपाचक, जैसे पटोल इंद्र कुटकी में पटोल इंद्र और कुटकी छोड़ दिया है, लेकिन कुटकी की जगह त्रिफला रखा है। पटोल सारिबा मुस्ता पाटा कटुकरोणी रसपाचक जैसे है तो पटोल इंद्र रखा है। और साथ में कुछ ऐसी दवाइयां रखी हैं जो मोथा जैसे है, सौंठ है जो आम पाचक है, धातु अनुलोमक भी है, धातुओं का नहीं, बात का अनुलोमक भी है। और शुंठी का भी इस्तेमाल कई तरीके से इस्तेमाल होता है, चाहे वो गर्म पानी से हो, चाहे वो गौमूत्र से हो, चाहे वो शहद से हो, चाहे वो मुस्ता के क्वाथ से भी जो है, मुस्तादी क्वाथ से भी शुंठी का, इवन गुड़ की क्वाथ से भी शुंठी का। इस तरीके से कई चीजें, नीम का छाल जैसे पित्त के लिए बोला गया, दूर्वा अनंता नीम बासा आत्मगुप्ता, तो नीम रखा गया है पित्त के लिए। आंवला हर बढ़ना तो त्रिदोष नामक है। और इसमें जो इसमें इससे इन इन कौथों से, इन इंद्रजव आम त्रिफला नीम और पटोल की पत्ती और नागमोथा मुस्ता और सौंठ से
कि क्वाद की भावना जो शिलाजीत में गई है, तो शिलाजीत की पोटेंशियल कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। शिलाजीत और एक दो नहीं, 10 20 30 भावना दी गई हैं, साथ में सुगंधी द्रव के बाद। अब सुगंधी द्रव पित्त के लिए बोला गया है। जब भी पित्त की आता है तो उसमें इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, चतुर्जात या त्रिसुगंध, छोटी इलायची, दालचीनी, यहाँ पे त्रिसुगंध रखा गया है। लेकिन सुगंधी द्रव का इस्तेमाल हम लोग पित्त के जब भी कोई भी आता है, वो पित्त की उष्णता तीक्ष्णता को, सुगंध है, सुगंध मीन पित्त की उष्णता तीक्ष्णता पे काम करता है। इस शिलाजितु बट्टी को खाली पेट प्रातःकाल या भोजन के बाद खाकर अल्पान के रूप में। अब अल्पान जो इसमें दिया गया है, नो डाउट सर, खट्टे अनार पित्त के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मधुर विपाक हो जाता है। दुग्ध तो वैसे ही शीतल है। पक्षियों का मांस जो सबसे लाइटेस्ट होता है। सुरा और आसव का थोड़ा सा मुझे था कि सुरा और आसव क्यों दिया जा रहा है। जब पित्त की व्याधि है, पित्त की वजह से ये पैरालिसिस हो रही है, तो सुरा और आसव ऐसा। लेकिन आसव में भी जैसे आनंद साहब बता दिया, मधु का आसव, द्राक्षासव, ऐसे आसव दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आसव तो है ही ना, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन तो हो ही रहा है ना उसका, जो वो है अल्कोहल का। तो आसव कई बार हम लोग पित्त के व्याधियों में नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका ये मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सर इसको आसव के साथ हाँ, में क्यों दिया गया। इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि ना शिलाजीत जब देते हैं तो अग्नि मंद होता है, और इसका सूक्ष्म स्त्रोतोगामित्व को ध्यान में रख के किया है। और इससे आशा वरिष्ठ से पित्त बढ़ता है, रक्त पित्त जैसी व्याधियों में। लेकिन हम जब शिलाजित कौटिजाति शिलाजतु के द्रव्य देखेंगे तो इंद्र है, तिक्त रस है, पित्त शामक है। नीम है, पित्त शामक है। पटोल, पित्त शामक। मुस्ता, पित्त शामक है। तो ऐसे द्रव्यों की भावना दी है, तो फिर आशा वरिष्ठ कोई व्यापक नहीं होता है। उतनी इतनी अच्छा, भावना दी है, 30 30 भावना दी है, तो वो कोई व्यापक नहीं करेगा। और अच्छा होता चला जाएगा। भाव जितनी ज्यादा भावना देते जाएंगे, उतनी ही शिलाजीत की पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। हाँ, चलिए मैं एक एक सर एक, व्याधि पे बताऊं। हाँ हाँ सर, बताइए बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कॉटेज जाति शिलाजतु का लेक्चर तो मैंने अपने जमदग्नि सर से सुना ही है। लेकिन एक बार आयुर्वेद व्यासपीठ का एक लेक्चर हो रहा था, और उसमें एक बहुत वृद्ध वैद्य आए थे। मैं बीएमएस फाइनल ईयर में था। तब वो वृद्ध वैद्य जी ने कॉटेज जाति शिलाजतु के बारे में इतना अच्छा लेक्चर दिया। कंटिन्यू 3 घंटे लेक्चर दिया था। यहाँ धन्वंतरी सभागृह में, पुणे में है। तो 3 घंटे बोले, तो वो बोले कि आप सब लोग तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, और मैंने जब से किया है तो मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है। तो अब एक एक व्याधि पे देखते हैं, कॉटेज आदि शिलाजतु। और मैं एक सर के पास भी जाता था। उनका नाम है डॉक्टर दिवाकर जुवेकर सर। तो उनके पास ना थैलीसीमिया मेजर के 2 बच्चे आते थे, 2 भाई थे, थैलीसीमिया मेजर। और उनको ना ऐसे दिखते थे कि यमदूत आ रहे हैं। उनको ऐसे बोलते थे, हम तुमको लेके जाएंगे, और खून बढ़ नहीं रहा था। तो सर ने पांडुरोग चिकित्सा निकाला, और दाढ़ी मादी घृत, दीपन पाचन के लिए सब द्रव्य देके, दाढ़ी मादी घृत, और उसके साथ में कॉटेज आदि शिलाजतु दिया। तो सच में एकदम मिराकुलस रिजल्ट आया। बच्चे जो बहुत कृश हो गए थे खून की कमी से, और उनको ट्रांसप्लांट होता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था। और कुछ तो विकृति आ गई थी उनके हेड पे भी, क्योंकि ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, आयरन डिपोजिट होता है। तो कॉटेज आदि जब शिलाजतु दिया गया, तो बच्चे बहुत अच्छे हो गए थे। और मैंने वो बच्चों को 12 साल देखा। जब मैं जमदग्नि सर के क्लिनिक जाता था तो कभी कभी उधर भी जाता था। तो बच्चे आते थे, 12 साल तक वो सर ने दिया, और बच्चे एकदम रिकवर हो गए। जो एलोपैथी के डॉक्टर्स ने कहा था कि अब बच्चे बचेंगे नहीं, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इनका इम्यूनिटी बहुत वीक हो गया है, खून बन नहीं रहा, और ट्रांसफ्यूजन से भी कोई गारंटी नहीं है। और स्प्लीनोमेगैली भी हुई थी, तो स्प्लीनोमेगैली भी ठीक हो गई। वो बोल रहे थे हम सर्जरी करके स्प्लीन को निकाल देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो स्प्लीन। तो कॉटेज आदि शिलाजतु का तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो पांडु रोग अगर देखें, पहले तो इसका है कि कफग्न कार्य करता है, स्निग्ध गुण के विपरीत कार्य करता है। और पित्तग्न है, मतलब पित्त का द्रव गुण, स्निग्ध गुण और विस्त्र गुण के विपरीत कार्य करता है। ये जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे सर का नोट्स है, मैं आप लोगों को दे दूंगा। और ऐसे ये कार्य। और अगर हम लोग घटक द्रव्यों का अभ्यास करें और फल श्रुति देखें, तो फल श्रुति में क्या बोला है कि चरक संहिता में देखिए,
91 और 92 नंबर का श्लोक। पांडु कुष्ठ ज्वर प्लीह तमका हर्षो भगंदरान उति हृत शुक्र मूत्राग्नि दोष शोष गरोदरान कासा स्त्रिग्धर पित्ताश्रिक शोथ गुल्म गलामयान तेज सर्ववर्णान हन्यो सर्व रोग हरा शिवा। अब पहला आता है पांडु। चरक जी बोल रहे हैं, ये आप थे हमारे आयुर्वेद के मेन चरक जी। तो पांडु लोग बोल रहे हैं, तो पहले पांडु में रसायन की अपेक्षा होती है, क्योंकि धातुओं में शिथिलता आ गई, धातु कमजोर हो गए हैं खून की कमी की वजह से पांडु रोग में। तो वहां पे जब शोधन हो गया है, पित्त निकाल दिया गया है शोधन से, पहले वमन करा दिया, विरेचन या विरेचन करा दिया, तीक्ष्ण शोधन कराया, पहले घृतपान कराया दीपन पाचन करके, दाढ़ी मादिघृत कटुकादिघृत ऐसे चरक संहिता में बोला है, और फिर वमन कराया, फिर विरेचन कराया, जो भी क्रम करना है जरूरी वो करा के उसके बाद में धातुओं में शिथिलता को दूर करना है, धातुओं को बल बढ़ाना है, इसके लिए कौटिज आदि शिलाजतु का प्रयोग करने के लिए आचार्य ने बोला है। इस कल्प में स्नेहन करने की क्षमता नहीं है, तो इसीलिए वातज पांडु के अपेक्षा कफज और पित्तज पांडु में योग्य अवस्था में देने के लिए बोला है। वातज में अगर देना है तो इसका अनुपान हमें दाढ़ीमादी घृत, जो चरक संहिता में बताया, घृत कल्पना से हम लोग दे तो ये तभी काम करें, नहीं तो वातज में नहीं देना है, क्योंकि ये स्नेह को कम करता है। कफग्न कार्य है तो रुक्ष है ये द्रव्य, वट जदि शिला जतु। और जो लोग कृष नहीं है, पतले नहीं है, तब भी दुर्बलता बहुत है और शैथिल्यता बहुत ज्यादा है, पांडु रोगी है। तो पांडु रोग मतलब एनीमिक पेशेंट है। अब एनीमिया भी अलग अलग टाइप का एलोपैथी ने बोला है, सिकल सेल एनीमिया, फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अलग अलग बताया है उनके पैरामीटर से। आयुर्वेद की तरफ से वातज पित्तज कफज सन्निपातज और मृत भक्षजन्य 5 पांडु बताए। तो यह जो पेशेंट कृष्ण है, खून की कमी है, तो कॉटेज आदि शिलाजतु का देने से उसका ताकत आ जाती है, बल बढ़ा देता है। उसी तरह से कफज पांडु में देखें तो पेशेंट का थोड़ा शोथ भी रहता है। पांडु का उपद्रव क्या है, शोथ, आंखों के अक्षिकूट में शोथ होगा या स्वेलिंग होगा थोड़ा थोड़ा। तो कफ का शमन करना है, कफज पांडु रोग में कफ का शमन करना है, धातु में शिथिलता को दूर करना है। उसी तरह से कास व्याधि, शोथ, इनको ये ठीक कर देता है। पित्तज पांडु में दुर्गंधता बहुत आती है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, तम तम प्रवेश और ज्वर होता है, तब कॉटेज आदि शिलाजितु का पित्तज पांडु में बहुत ज्यादा है। लेकिन वातज में ज्यादा बोला नहीं गया है। वातज से आचार्य लोग परहेज करें, क्योंकि स्निग्ध गुण विपरीत है ये। तो अगर देना है तो हम स्नेह के साथ दें, नहीं तो वो वातज के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। फिर आता है दूसरा व्याधि, क्या बोला है, कुष्ठ व्याधि। कुष्ठ का अगर हम देखें तो गंभीर धातुगत अवस्था में कुष्ठ अगर चला गया है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और कुष्ठ के उसमें 4 दुष्य बताए, त्वचा रक्त मांस लसिका, 3 दोष, सप्त द्रव्य संग्रह ऐसे बोला है, त्वचा रक्त मांसलसिका और वात पित्त कफ। लेकिन अगर कुष्ठ व्याधि बढ़ के उसकी दोष दूषित समूर्छना ज्यादा हो रही है, खवैगुण्यता ज्यादा हो रही है, व्यापकता ज्यादा हो रही है शाखा में जाके, और वो गंभीर धातु में चला गया है, गंभीर धातु में मतलब मेदोगत कुष्ठ हो गया है, तो शिलाजित जो है वो मेद धातु पे काम करता है। तो इसीलिए वहां मेद धातु का कुष्ठ में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, और यह क्लेदग्न कार्य करता है और नए कार्बन धातु की उत्पत्ति का कार्य करता है। कुष्ठ का रोगी जब है बहुत ज्यादा अपतर्पित है, उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है किसी ना किसी वजह से, दुर्बल है, और उसके लक्षणों में वित्र गंधता क्लेद उत्सेद, मतलब वो उठा हुआ ऐसा कुष्ठ है, और कंडू है, स्थैर्यता है, ऐसे पित्त कफज के लक्षण आ रहे हैं। कुछ पित्त के लक्षण भी आ रहे हैं, वित्र गंध क्लेद वगैरह, और कफ के भी लक्षण आ रहे हैं, कंडू वगैरह आ रहे हैं। तब कॉटेज आदि शिलाजतु पित्त कफज संप्राप्ति में और कुष्ठ में बहुत अच्छा काम करता है, दोषों का शमन करेगा और धातुओं में रसायन का कार्य करेगा, नए नए धातु को बलवान करके नए मजबूत सेल्स बनाएगा, रीजनरेशन करेगा। और कुष्ठ में जो शिथिल दुष्यों के विपरीत गुण करने का ताकत है और सामर्थ्य है, सारवन धातु तैयार करने का काम कॉटेज आदि शिलाजतु करता है। इसलिए जितना पांडु रोग में उपयोगी है उतना कुष्ठ व्याधि, क्योंकि कुष्ठ में आप देखेंगे किसी को अगर कुष्ठ रोग हो गया है, स्किन का प्रॉब्लम हो गया है, धातु शिथिल हो जाती है, क्लेद होता है, त्वचा रक्त मांसपेशिका की दृष्टि होती है। वहां पे नया सेल बनाना है कि वो व्याधि को नष्ट कर दे और मजबूत सेल बने, सेल और टिश्यू अच्छे बने। इसलिए कॉटेज आदि शिलाजतु देने से शिथिल्यता नष्ट होके क्लेद दूर होके
और वहां पे जो संप्राप्ति वो भंग हो जाती है। इसलिए कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग कुष्ठ व्याधि में और खासकर पित्त कफज में करने से फायदा होता है। वातज में देना है तो आचार्य ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन अनुभव से हम लोग महातिक्त घृत के साथ दे सकते हैं, या गुगुल तिक्त घृत के तिक्त रसात्मक, जो वायु का भी शमन करे और कुष्ठ पे भी काम करे, ऐसे घृतों के साथ हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तिलवक घृत भी बोला है चरक वाग्भट में, तिलवक घृत, सप्तला घृत, अलग अलग जो घृत कल्पनाएं बोली है, कटुकादि घृत बोला है, दाढ़ीमादी घृत बोला है, उनके साथ में हम वातज कुष्ठ में भी, कापाल कुष्ठ वगैरह महाकुष्ठ है उसमें हम लोग दे सकते हैं। फिर बोला है, फिर शिथिलता किस में आती है, वीकनेस किस में आता है, तो ज्वर व्याधि में। पांडु में ज्वर ये लक्षण स्वरूप से हो सकता है, परतंत्र रूप में ज्वर हो सकता है, जिनकी खून की कमी है उनको बुखार आता है बार बार, तो कॉटेज आदि शिलाजतु का प्रयोग करें। या दीर्घकालीन पांडु है, धातु में अबलत्व है, रसाशित लीन दोष है, ज्वर प्रचीति हो रहा है, तब निरामावस्था में, आम को पचाने के बाद निरामावस्था में कॉटेज आदि शिलाजतु का प्रयोग करें। इसको आमावस्था में निषेध किया गया है, ज्वर में भी और कोई भी व्याधि में। अगर ये कॉटेज आदि शिलाजतु देंगे तो ये दीपन पाचन द्रव्य नहीं है, ये ब्रीहण करने वाला है और अग्नि मंद कर देता है, क्योंकि शिलाजित पत्थर है एक तरह से, पत्थरों से निकला हुआ उसका जो सार भाग है, मतलब पार्थिवता ज्यादा है, तो ये अग्नि मंद करता है, इसलिए दीपन पाचन करके निरामावस्था में लाके ही कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग करें। तो अगर हम जैसे पत्थर के चीजें खा रहे हैं, उसका जो सार निकल रहा है वो खाएंगे तो धातु मजबूत होंगे, पत्थर की तरह, चट्टान की तरह हो जाएंगे, धातुओं को बल मिलेगा, और जो ज्वर की सम्मूर्छना है वो ठीक भंग होने में मदद होगा। स्वतंत्र ज्वर व्याधि के जीर्णावस्था में जब क्लेद का अनुबंध होगा, तब कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग करने से जीर्ण ज्वर में बहुत उपयोगी रहता है। विषम ज्वर जब रहता है, जब मास्कर दोष रहते हैं, मतलब संतत सतत तृतीयक, अन्य दुष जो ज्वर रहता है उसमें, अगर हम लोगों ने जब लीन दोष बहुत ज्यादा है तो शमन करने के लिए और धातु बल बढ़ाने के लिए कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग करना है। तो आप लोग बोलेंगे मास धातु पे ही क्यों काम कर रहा है, मासगत ज्वर में ही क्यों काम कर रहा है, अन्य दुष ज्वर में ही क्यों, क्योंकि इसके सारे द्रव्य जो है वो मास पाचक है। जैसे इंद्र है, त्रिफला है, नीम है, पटोल है, मुक्ता है, ये मास पाचक जो है, अन्य दुष्ट ज्वर की मेडिसिन ही है इसमें, उसी के कार्य की भावना है। तो ये मांसगत अगर ज्वर है तो उसमें काम करेगा, रक्तगत ज्वर में भी काम करेगा और रसगत में भी, क्योंकि पटोल इंद्रव है, फुटकी नहीं है, बाकी तो है। उसी तरह से प्लीहा व्याधि में, प्लीहोदर में, अगर प्लीहोदर है और च्युति स्वरूप में, मतलब वो डिसलोकेट हो गया है और रस आदि धातु की वृद्धि हो गई है, प्लीहा वृद्धि हो गई है। प्लीहोदर जो होता है दो तरह का बताया है हमारे ग्रंथों में, डीप में पढ़ेंगे तो। एक बताया कि प्लीहोदर च्युति स्वरूप में है, मतलब डिसलोकेट हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और रसादी धातु की वृद्धि की वजह से भी प्लीहा वृद्धि होती है। रसादी धातु की वृद्धि की वजह से प्लीहोदर में कॉटेज आदि योग्य रहता है, प्लीहोदर में पांडुत्व भी रहता है, और तो धातु बलवर्धन के लिए, स्त्रोतोरोध दूर करने के लिए कॉटेज आदि शिलाजतु दोनों काम करता है। स्त्रोतोरोध को भी दूर करता है, क्योंकि इसके सारे द्रव्य दीपन पाचन है, आम का भी पचन करते जाते हैं, लेकिन कुछ और भी द्रव्य देना पड़ता है स्त्रोतोरोध को दूर करने के लिए, और मतलब शोधन करने वाले द्रव्य दे के फिर शमन दे, और धातु का बलवर्धन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यह पित्त नहीं बढ़ाता है, और लेखन कार्य का काम करता है, क्योंकि शिलाजित है, कफग्न है, और मेद पे काम करता है। तो लेखन कार्य करने की वजह से ये प्लीहा में जो वहां पे प्लीहोदर हो गया, प्लीहा वृद्धि, स्प्लीनोमेगैली, कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध है वहां पे, तो उसको ये ठीक कर देता है। कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग कोई भी जो स्प्लीनोमेगैली, जैसे वायरल फीवर में प्लीहोदर हो गया, या फिर हिपेटाइटिस में हो गया, या फिर और भी बहुत सारे कंडीशन होती है, जो फैटी लिवर, सेरोसिस ऑफ लिवर, उसमें प्लीहा पे भी इफेक्ट पड़ता है। उन सब में कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो तमह प्रवेश, ऐसा आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और ऐसा श्वास व्याधि है, तो उसमें रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी कभी तमह प्रवेश मतलब मज्जा धातु की भी दृष्टि होती है, तो और रक्त धातु की भी दृष्टि होती है, तब आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो दोषों का शमन करने के बाद या शोधन करने के बाद अगर हम लोग कॉटेज आदि शिलाजितु का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कल एक बच्चा भी आया था, डॉक्टर नरेश जी का, जो फार्मासिस्ट है, हिमाचल प्रदेश से, तो बच्चे को वर्टाइगो हो रहा है,
उसमें भी अगर कॉटेज आदि शिला जंतु का प्रयोग किया जाए तो भ्रम में भी काम करेगा, भले वात से हो या पित्त से हो भ्रम, उसमें भी काम करेगा। और तमः प्रवेश अगर हो रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहे हैं, उसमें भी ये बल बढ़ा देगा, और कॉटेज आदि शिला जंतु का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से अर्श व्याधि में अगर देखें तो कॉटेज आदि का उपयोग, दोषों का बल अगर कम हो गया है, वायु का अनुलोमन करना है, मल निर्णन कर दिया गया है, वायु का अनुलोमन कर दिया है अभ्यारिष्ट वगैरह से, तो गुद संबंधी रक्त मांस का शैथिल्य को दूर करना है। मतलब रेक्टल वेन बहुत डायलेटेड है, जो जो बाहर मांसांकुर आते हैं, तो उनका शैथिल्यता को ठीक करना है। तो बल बढ़ाने के लिए और अपुनर्भवत्व के लिए कॉटेज आदि शिलाजतु का प्रयोग करना चाहिए। गुदा के स्थान पे स्थान वैगुण्यता को नष्ट होने से अर्श का पुनर्भव फिर से बार बार ना हो, अर्श व्याधि फिर से ना हो, इसलिए कॉटेज आदि शिलाजतु का अर्श को ठीक करने में भी और फिर से ना हो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, वेरिकोज वेन्स जो रहते हैं, जहाँ पे वेरिकोसिटी रहती है या वेरिकोज अल्सर रहते हैं, वेरिकोज अल्सर बहुत, और वेरिकोज वेन फट जाने की वजह से, शिथिलता की वजह से क्लेद और बहुत पानी आता है। इंसान जो खड़े रहते हैं, जैसे शॉपकीपर हैं या फिर जो कंडक्टर हैं, जिनको खड़ा रहने का काम होता है या खड़े खड़े और उनको वेट की वजह से या कैसे भी जो वेरिकोज वेन्स बढ़ गई हैं, उसमें उसको ठीक करना है, धातुओं में शिथिलता को ठीक करना है, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से भगंदर व्याधि होता है। भगंदर व्याधि में तीनों दोषों का प्रकोप होता है। रक्त की मांस की दुष्टि होती है, बस्ती और मूत्राशय का सामीप्य होने की वजह से, मतलब वहां पे यूरिनरी ब्लैडर भी है भगंदर के जहाँ पे हो रहा है, और मूत्राशय भी है, यूरिनरी ब्लैडर और किडनीज भी है। तो वहाँ क्लेद ज्यादातर आता है भगंदर के स्थान पे। तो भगंदर की उपेक्षा किया तो यह भग गुद बस्ती का धारण करने का व्याधि का स्वभाव है। तो वहां पे क्लेद को दूर करना बहुत जरूरी है। भगंदर को अगर ठीक करना है तो, आपने भगंदर का उसमें देखा होगा, पिस्टुला से बार बार पानी आते रहता है, कितना भी हम सूक्ष्म त्रिफला एकेटी देते हैं, बार बार ड्रेसिंग करना पड़ता है उसको। तो वहां क्लेद को दूर करना है, क्लेतज्ञ कार्य करना है, और रक्त मांसाश्रित दोषों का शमन करना है, शिथिल्यता को नाश करना है। तो ऐसे में कॉटेज आदि शिला जंतु का प्रयोग भगंदर में करने से फायदा होता है। भगंदर का स्थान जो है वो गुदा पे है, इसलिए स्पेशल कॉटेज आदि शिला जंतु का प्रयोग भगंदर में होता है। उसी तरह से अपुनर्भव चिकित्सा के रूप में भी अगर देखें कि भगंदर फिर से ना हो, उस रूप में भी इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से पुति गंधता, अब जैसे कि पुतित्व जो उत्पन्न करना है, शुक्र में भी पुतित्व होता है, या फिर जो आर्तव में पुतित्व होता है, या कहीं पर भी प्यूट्रिफिकेशन हो रहा है, सड़ रहा है, डायबिटिक वुंड है, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड है, या फिर किसी भी तरह से, या जल गए, बर्न का हिस्ट्री है और केमिकल से बर्न हो गया है, आग से बर्न हो गया है, जहाँ पे पुत्ती हो रहा है ऐसे दुर्गंध युक्त, तो शोणितज रोग में पुत्ती घ्राणस्या अस्य गंधिता ऐसे बोला गया है, या मांस प्रदोषात पुत्ती मांसालजी ऐसे बोला गया है। तो कॉटेज आदि शिलाजतु में ऐसे जो द्रव्य डाले हैं जो क्लेद और शोषण का स्वभाव है, और त्रिजातक जैसे सुगंधित द्रव्य हैं, वो पुतित्व को नष्ट कर देते हैं। इसलिए पुती जहां पर भी है, सड़न हो रही है, कैंसर वाला अगर हो रहा है, अल्सरेशन कैंसर की वजह से, या किसी भी तरह से जहाँ पे पुतित्व आ रहा है, मतलब सड़ रहा है, वहां पे इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। चलिए, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। ये बहुत डीप में मैं पढ़ाना, एक लेक्चर में नहीं होगा, इसको और 2 लेक्चर लगेंगे। अरविंद सर, आप कुछ नहीं बोलना सर, चाहते हैं? सब कुछ बोला लेकिन प्रमेय नहीं बोला। प्रमेय में क्यों नहीं बोला सर, जबकि आएगा शिलाजीत आएगा के साथ में नहीं बोला, नहीं है आएगा इसमें, आएगा। चरक में नहीं लिखा है सर। चरक में नहीं बोला, लेकिन जो पूती शब्द हो रहा है ना, तो डायबिटिक वुंड में हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ। अक्सर प्रमेह में मधुमेह में क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसमें ना चीनी डाला हुआ है, मिश्री डाला हुआ है 8 फल, और मधु भी हम्म। डाला हुआ है 3 फल। तो हम लोग ना जहाँ पे, हाँ, डायबिटिक वुंड में अगर हमें युक्ति पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं इसको, खासकर श्लोक में तो नहीं बोला है, हम्म। लेकिन जहाँ पे सड़न श्लोक हो में रही है नहीं वहां बोला है पे। सर। वही मैं देख रहा था कि प्रमेय का एक भी चीज उन्होंने नहीं बोला, किसी भी प्रमेय में नहीं बोला है इसको। और ये जबकि शिलाजीत के साथ में इतना बढ़िया, जैसे आपने मेनली बोला, मांस पाचक पड़ा हुआ है, और सभी पाचक दवाइयां हैं ज्यादातर, और शोधन भी हो रहा है आंवला हर त्रिफला से।
और साथ में पित्त के लिए नीम, जैसे रस पाचक बटोल, नागरमुथा, और आम पाचक शुंठी, आम पाचक, इंद्रजो भी जो है पाचक का काम करता है। शिलाजित एक रसायन के रूप में हो गया। वंशलोचन एक जो मेन दवाई है शीतोपलादी की। पीपील का चूर्ण जो वातानुमन के लिए मेन हो गया। आंवला एक रसायन हो गया, शोधन भी कर रहा है। काकड़ा सिंगी भी बिल्कुल ऐसी है जो यूआरटीआई पे, अपर रेस्पिरेटरी श्वास बस होता है उस पे, जैसे काकड़ा सिंगी या भटकटैया दोनों उसमें काम करते हैं। और साथ में पित्त शामक, सुगंधी। तो कंप्लीट पैकेज कंप्लीट होने के बावजूद भी उन्होंने पित्त पे नहीं बोला, तो मुझे वही लग रहा था मैं। नहीं, लेकिन सर इन्होंने जब ये बोला है, आगे पढ़ते जाएंगे तो इन्होंने व्रण भी बोला है ना कहीं तो। ब्रण बोला है सर, हाँ, सभी प्रकार के, सर्व मतलब व्रणान कुष्ठ पे ले हन्ये। गए। कुष्ठ पे तो ले हाँ गए, मतलब त्वचा पे तो ले गए हैं। और त्वचा तो जो है रक्त लसिका त्वचा जो बात पित्त का, वो त्वचा लसिका रक्त मांस जो है, वो तो सब बिल्कुल सही जा रहे हैं। व्रण जहाँ पे भी होगा, चाहे क्षुद्र होगा चाहे जो होगा, ऐसे में किया है बिल्कुल। इसके मतलब लसिका तक भी सर्व जा रहा है, व्रण नहीं रक्त बोला। तक भी जा रहा है, त्वचा हाँ पे तो कर ही रहा है, और मांस पे भी कर रहा है। तो मेनली ये मांस पे भी कर रहा है, तो और रस मतलब रस का मजे से त्वचा पे भी कर रहा है, तो रस पे तो कर ही रहा है, क्योंकि पटोल इंद्र दो चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ, लेकिन सब दवाई कहीं कहीं पर भी नहीं बोला है आचार्य ने, तो प्रमेय में क्यों नहीं बोला है ये, और सर्च करना पड़ेगा हमें। जी। हाँ, सर्च करना पड़ेगा, लेकिन सर्व व्रण बोला है इन्होंने। व्रण चलिए बोला हम है सर। हाँ, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। कंटिन्यू एक ही चीज पढ़ेंगे तो थोड़ा ओवर हो जाएगा, इसको हम थोड़ा टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे। चलिए, और कोई बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। महाजन सर, मुनमुन जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे, आएंगे। मुनमुन प्रताप जी, कॉटेज आदि शिला जतु को। नहीं तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ, 10 मिनट, फिर हम रुकेंगे। मैं और कल बताऊंगा वो इसको। सर वो उसको वो पल बताइए सर, जैसे 8 पल, ये एक मात्रा पल जो मतलब उन्होंने कितना बोली है। होता है सर? एक पल मतलब 10 ग्राम होता है ना, 11 ग्राम। तो फिर 8 पल मतलब 88। एक पल को बोलते हैं 10 ग्राम? हाँ, कितना बोलते हैं? ग्राम नहीं सर, नहीं। एमजी, एमजी, एमजी। मिलीग्राम। 10 ग्राम, 10 mg, एमजी। 10 mg एक पल हो गया, अच्छा। हाँ, कोई बोल रहा है सर? कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए, पल की मात्रा। किसी के पास भैषज कल्पना का किताब है क्या? 4 तोला मतलब 4 पल मतलब 1 तोला ना। कुछ कैसे गड़बड़ हो रहे हैं। वो हम्म किसी के पास बुक है तो वो देखिए। अभी मेरे पास तो नहीं है सर। मैं 1 मिनट देख के बता रहा हूँ। 1 पल मतलब 4 तोला। तो 8 पल मतलब। 8 चौक हाँ, 10 ग्राम, 10 ग्राम का 1 तोला होगा। हाँ, तो दस एक पल में ग्राम का 1 तोला4 तोला होगा। है। हाँ। एक पल में 4 तोला है, 8 पल। और 1 तोला में 10 ग्राम है। हाँ, तो हम्म 8 पल कितना हो गया? 8 पल इंटू 40। आठ 320 ग्राम शिलाजीत लेने के लिए बोला है। बराबर है ना? 1 तोला 10 ग्राम, एक पल में 4 तोला, मतलब 40 हो गया। एक पल में आठ में आठ, 8 चौक 8 चौक 32, 320, हाँ 320 ग्राम। हाँ, 320 ग्राम इतना शिलाजीत लेने के लिए बोला है, बनाते टाइम। हम्म बनाते जी। टाइम उतना बोला है। और जब खाने के लिए बोला है तो 7 तोला बोला है। 7 तोला मतलब 70 ग्राम तक। तो 70 ग्राम शिलाजीत कोई खा सकता है, पचा सकता है क्या आज? 7 तोला नहीं बोला पचा। खाने के लिए? हाँ, 7 तोला चरक संहिता में देखिए। जी। सात तो अभी तो थोड़ा सा घिस के तो सत्तर खाएंगे ग्राम तो सर, अगर पचता है। 70 ग्राम, क्योंकि शिलाजीत की तो मात्रा उन्होंने बहुत ज्यादा बोली है, प्रीमियम वगैरह में तो काफी बड़ी मात्रा बोली है सर। लेकिन वो पचता ही नहीं है सर, अग्निमंद होता है तो क्या या उतना। तो केवल शिलाजीत पे रखा होगा उन्होंने, केवल शिलाजीत पे। जैसे च्यवनप्राश को अगर एक आहार में किया जाए, तो एक आहार में जितना खाना खाया जाता है, उतने में उतना ही च्यवनप्राश की मात्रा बोली गई है सर। हाँ, बराबर।
तो ऐसे ही शिलाजीत का भी है कि शिलाजीत को उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में बोला है कि, लेकिन वो क्रम बढ़ते हुए क्रम में बोला है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से खा ले कोई। हाँ, वर्धमान मात्रा में। वर्धमान जैसे पिपली वर्धमान का बोला गया, ऐसे वर्धमान शिलाजीत भी बोला गया है। हाँ वर्धमान शुंठी भी बोला, वर्धमान रस पाचक भी बोले गए, इसलिए पाचक भी वर्धमान मात्रा में बोले गए। हाँ। आप लोगों को कुछ बताना है क्या? मुझे अभी बहुत सारी व्याधियां कवर करनी है, आज मैंने केवल 8 व्याधियां कवर किया। अभी तो बहुत सारे है, इसमें टोटल 23 व्याधियों पे काम करता है। इवन तो सर मैं कल, देखिए, विष के हाँ, सब कोई बोल रहा तो बोलते, हम लोग तो बोल ही रहे। हम तो विष बोल ही के रहे हैं। उपद्रव, विष के हाँ उपद्रव मतलब टॉक्सिकोलॉजी, मतलब अगध तक में पहुंच गए हैं सर इसमें। हाँ अगध तक में पहुंच गए हैं, तो अगध में जैसे हम लोग चंपकादि अगध या दूसरी विषारी अगध की जगह सिराजुद्दौला बटु का भी इस्तेमाल त्वचा रोग में, क्योंकि हम लोग को त्वचा रोग मिल रहा है, तो त्वचा रोग में नॉट ओनली रस दृष्टि है, नॉट ओनली कफ दृष्टि है, नॉट ओनली सप्त धातु 7 तरीके के दोष की दृष्टि है, विष की भी एक बहुत बड़ी दृष्टि होती है, जिसकी वजह से ये त्वचा रोग होते हैं। भाई रक्त लसिका त्वचा मांस में पहले पहले तो त्वचा में जाएगा ना, फिर उसके बाद नीचे उतरता है तो लसिका में जाता है, और नीचे और उतरता है तो रक्त में उतरता है, और नीचे उतरता है तो मांस में जाता है। और बात पित्त कफ तो वो लवणता होती है, वो किसी तरीके के होते हैं, सन्निपातक और त्रिदोषक अलग अलग होते हैं। तो ये चीज इसमें जो मेंशन की गई है व्रण, अब व्रण तभी होगा जब जहाँ पे या तो अभिघातक या आघात की वजह से हो गया, या इंटरनल बाउंड, या कोई भी इस तरीके के बाउंड की वजह से जो बोले गए हैं, तो उसमें इंडिकेशन है सर। गले के रोग तक में इंडिकेशन है, तो कफ में और क्योंकि उस हाँ, मुझे ये बताना है कि जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस में रक्त वाहिनी कैसे होती है कि ब्लॉकेज हो जाता है। डीप वेन हम्म थ्रोम्बोसिस, हम्म रक्त हम्म वाहिनी हम्म में कचरा जमा हो गया है। एक हम्म वो संप्राप्ति देखिए, एक वेरिकोज वेन्स देखिए, शिथिलता आ गई है, वहां पे हम्म वॉल्स खराब हो गए हैं और शिथिल हो गया है। एक होता है एनुरिज्म, रक्त वाहिनी का, आर्टरीज का, वेन्स का एनुरिज्म। विस्फारण, और हाँ विस्फारण होता है, पराइसिस। मल्टीपल वेन्स, हाँ, वेराइसिस, एक वेराइसिस हो गया। पराइसिस। हाँ। ये सबको ये कॉटेज आदि शिलाजतु कवर कर रहा है। इतना मतलब ब्रेन में एनोरिज्म हो जाता है, ये कैरोटिड आर्टरी का एनोरिज्म हो गया, वेन्स का हो गया, रक्त वाहिनी जा नहीं रही है वहां पे, और एनुराइज हो गई, मतलब बलून टाइप हो गई है, कमजोर हो गई है। तो इन सबको ये कवर कर रहा है। और पोर्टल वेन का जो हाइपरटेंशन होता है उसको ये बैलेंस कर देता है, इतना अच्छा दवाई है। हाँ, रक्त पे काम कर रहा है सर, बहुत और रक्त पित्त इसोफेजियल, पे काम कर रहा है। पित्त पे काम करना है हम्म और कफ पे काम कर रहा है। और थोड़ा रुक्ष है तो इसको थोड़ा स्नेह के साथ देना चाहिए, बात बात बढ़ने का डर है, इसलिए बात से इन्होंने परहेज किया है थोड़ा। और दूसरा हम्म, मुझे ये बताना है, रुक्ष है तो व्रण को, प्लेग को दूर कर रहा है, प्लेदक इसीलिए में कार्य कर रहा है। और बिल्कुल। मैंने इसका प्रयोग इसोफेजियल वराइसिस में भी किया है। इसोफेजियल जो रहता है ना वराइसिस, उसमें भी होता है। और मिसेंट्रिक हम्म आर्टरी का वराइसिस रहा, कहीं पर हम्म भी वराइसिस हो रहे उन सबको, क्योंकि ये पार्थिव द्रव्य है ना, तो पृथ्वी तत्व पहुंचा रहे हैं हाँ, इधर, शिलाजीत, शिलाजीत। शिलाजीत, यस। हाँ, तो पार्थिवता को पूरा करेगा तो अपने आप वो आर्टरीज वेन्स मजबूत हो जाएंगी, उसके वॉल्स, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया। तो ऐसा है। जी। और ये केवल आयुर्वेद की चिकित्सा से पॉसिबल है। वराइसिस का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, वो सर्जरी करेंगे, कटपीट करेंगे, कुछ इधर का उधर कितनी बैठाएंगे। जगह करेंगे सर, एक जगह से ऐसी हाँ वो उन्होंने ब्लॉक वो डाल रहे हैं, या तो शंटिंग करते हैं या वो ग्लू डाल देते हैं, तो ग्लू कितनी बार डालेंगे, कहाँ कहाँ डालेंगे सर, ग्लू डालना ट्रीटमेंट नहीं है आयुर्वेद में। आयुर्वेद ग्लू हाँ नहीं मानता ग्लू। हाँ। तो अभी मनीषा मैडम, आपने सुना कॉटेज आदि शिलाजतु का? 3 मिनट ही बाकी है, कुछ जी जी बोलना है तो जी बोलिए। सर, मैं और आगे देख लूंगी। पेशेंट थे, ये हाँ पेशेंट आए हैं वो सर, जो एसीएल वाले पेशेंट थे ना, हाँ तो उनका फिर अभी बस्ती और ये सब चालू की। मैं सर सोच रही हूँ कि ये भी उनके लिए तो बहुत फायदेमंद होगा हाँ क्योंकि इसमें शिलाजीत भी है। हाँ। तो ये उनको चलाया जा सकता है क्या?
हाँ, लेकिन दीपन पाचन करने के बाद। हाँ हाँ सर। हाँ, निरामावस्था में ही देने के लिए बोला है, स्ट्रिक्टली वही बोला है, अब आमावस्था उनका में सर नहीं दीपन देना है। पाचन किससे करेंगे? उनका दीपन पाचन किससे? पित्त का जो है और वायरसेस तो तो हो ही नहीं है। प्रवाल पंचामृत और कामदूधा भी तो दीपन पाचन करता है। जो हम्म। प्रवाल पंचामृत बनाते हैं वो एक तरह से क्षार ही है ना प्रवाल, उसको हम नींबू के नहीं, रस के या अभी बचकर कर या दाढ़ी अभी मास्टर तक जोड़ जीवन सकते हैं देते हैं। हाँ सर उसके। उनको सूत शेखर रस, लघु सूत हाँ शेखर रस, प्रवाल, कामदुधा, हाँ संघभस्म, अविपत्तिकर, और थोड़ी इसको मिला सकते हैं, मोती पिष्ठी, ये मिला हाँ करके ये चलाएंगे सुबह शाम हम्म। हाँ ठीक है। मधु से। जी। और यदि देखेंगे ज्यादा होगा तो पंचकोल वगैरह देंगे शुरू में सुबह। हाँ। और थोड़ा और घृत का भी, दाढ़ी मादी घृत और दाढ़ी मास तक मिला करके भोजन से पूर्व प्रथम ग्रास में उसको चलाएंगे। इतना सफिशियंट है सर। हाँ, और हम्म। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूँ। 2 या 3 दिसंबर को मैं वो गया था ना, डॉक्टर हरीश पाटनकर, मेरे जूनियर ने बुलाया था, वो जो उनका जो बुलाया था नस्ते के लिए बुलाया था, बारामती, जी। आप लोग को हाँ याद जी। होगा। तो हाँ उस जी। हाँ रात को मैं सोया ही नहीं था, पीपीटी बना रहा था सब नस्से का, जो मैंने पूरा डीप में आप लोगों को पढ़ा है ना नस्से, मैं जी रात जी भर जी। सोया नहीं। तो मैं जब वहाँ 6 बजे बस पकड़ा, हड़पसर से पकड़ के फिर मैं वो गया वहां पे। तो मैं वहां गया ना, तो मुझे इतना एसिडिटी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा चार्जर कब्ज लेके आओ था, तो बोल उरो के था, रख दो अब पीछे। फुरलास हो रहा था, नौसिया हो रहा था। तो वहां पे रख मैं के गया आओ। और मैंने उनको कहा कि मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, ट्रैवल करके भी आए और रात भर सोया नहीं हूँ। तो वहां के जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि सर आप प्रवाल पंचामृत खा लीजिए और दौड़ कामधुजा के आओ खा लीजिए। चार्जर। तो वो मैंने खा लिया, और मुझे ना आधे घंटे में इतना तेज भूख लगा, इतना तेज भूख लगा, केवल प्रवाल पंचामृत और कामदुधा से भूख लगा, मतलब वो दीपन पाचन है। कामदुधा और प्रवाल पंचामृत है वो दीपन पाचन, पित्तजन्य संप्राप्ति में काम करता है वो। सर इनका अंतर्जन कैसे गुण करें? पे। इनका जैसे हम्म। अभी स्टार्ट करना है तो पेट ठीक है आपका? कहाँ प्रवाल भरा है? पंचामृत, प्रवाल प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, ये सबसे करिए, पित्त को शमन करें। कटु रस मत दीजिए अभी शुरुआत में, जैसे जी। चित्रकादिवटी, लसुनादिवटी, ये देंगी तो और पित्त उद्रिक हो क्या, और ब्लीडिंग होगा। कटु रस नहीं, सबसे अच्छा नहीं ये नहीं सर, ये दूसरे पेशेंट हैं जो लिगामेंट वाले हैं ना, हर्ष। लिगामेंटल टेयर। हाँ जी, लिगामेंट तो एंटीरियर उनको, क्रूसिस अच्छा, लिगामेंट वाले हैं। हाँ, लिगामेंटल टेयर है तो तो उनको आम पाचक वटी दीजिए, लक्षुणादि वटी दीजिए, आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए, दीपन पाचन करिए, लवण भास्कर दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति दीजिए। ऐसा दे के फिर दीपन पाचन के बाद फिर बत्ती दीजिए, स्नेह पान कराइए, गुगुल तिक्तम, महातिक्तम, नारसिंह रस, कंटिन्यू बस्ती चला रही हूँ सर अभी। और गुगुल कर दीजिए, महायुवराज गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, वो फिर बस्ती अभी जल्दी। कंटिन्यू चला रही इनका। चंदन मला वो गूगल तो लाक्षादित चल तेल ही जब रहा है करेंगे, सर, वो तो लाक्षा चल ही रहा जिसमें है ना वो जल्दी। बीच बीच में ब्रेक हुआ है अभी? कंटिन्यू। और ये गोंद का आप लड्डू कैमरे के खिलाइए ना। सामने स्पॉट, इनको स्पॉटलाइट करिए ना सर। ठीक है, अभी हैं। गोंद का लड्डू खिलाएंगे ना तो जल्दी फायदा होगा। जी। ड्राई फ्रूट्स का। तो लगाओ अरविंद सर, इनसे इसमें। थोड़ा बात करिए, आपको मैं कर रहा हूँ। लगा। मेंटल टेयर। हेलो। अच्छा, ये पुराने वाले पेशेंट है मैम आपके? हाँ हाँ हाँ। हाँ नमस्ते हाँ सर। हाँ। हाँ नमस्ते, क्या नाम है फिर से आपका? बोलिए। हर्षवर्धन सर। हर्षवर्धन, हाँ हाँ। अब आपके क्या हाल है? दर्द वगैरह कैसा है आपका पैर में? सर बहुत इम्प्रूवमेंट है सर, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट। अच्छा अच्छा, आपने गैप कर दिया ना कुछ दिनों, मेरे ख्याल से आपको टाइम पे आना था ना। हाँ सर, वो दूर से आता हूँ तो सर एक थोड़ा सा हम्म। गैप करना पड़ गया। अभी क्या क्या चल रहा है इस समय? अभी तो तो मैडम, सर, अभी तो आज आए हैं ये। आज तो आए से जब हाँ, स्टार्ट हुआ है सर। ओके। अभी आपको क्या क्या आज दिक्कत है आए और हैं। कुछ? और जी। वो अभी कोई घुटना प्रॉब्लम नहीं दिखाइए, और आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। घुटना दिखाइए, सर सूजन है क्या? एमआरआई जो लिए ना वहां पर, हाँ, हम्म। उसमें सूजन भी वूजन कुछ दिक्कत नहीं है। है कुछ सर। नहीं सर, सब सारा कुछ नहीं चला गया। हाँ, एक बार आपका घुटना दिखाइए, वो क्या कर रहे हैं घुटना, वहां पे, घुटना दिखाइए, दोनों घुटने दिखाइए कैमरा। वहां पे क्या कर रहे हैं, लेप धारा लगा का, रहे हैं? दोनों 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 वही रखना आप, वही रखना। नहीं नहीं, अभी तो लेपन हुआ है, अभी आए हैं ये। तो आज लेपन करके और धारा चल रहा है उसमें।
इसके बाद वस्ती देके आज फ्री करेंगे, कल से फ्री ट्रीटमेंट चलेगा इनका फुल। और ना वो डॉक्टर गोपा कुमार सर, डॉक्टर महादेवन सर है ना, वो लोग क्या बोलते हैं कि बोले लेपन का भी पूछो आम का पचन करता कुछ। है, लंघन करता हाँ है। हाँ, लेपन करता है सर, आम का हाँ पचन सर, बिल्कुल। वो बताओ रेडियोलॉजिस्ट क्या बोले आपको? रेडियोलॉजिस्ट हम्म। सर बोल रहे हैं कि जितना MRI करने के बाद उनके अभी सब ऑपरेशन के लिए सबल कंडीशन है। बोले बोले आसपास की जितनी मसल्स है सब वो ओके हो चुकी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेन ACL वाली जो मसल है बस उसी का थोड़ा सा जोड़ना बाकी रह गया है उसमें। हो वो जाएगा। हाफ ईयर था मेरा, तो वो उसमें वो बोले कि मुझसे ACL मसल में जुड़ना बाकी रह गया। बोले अभी सबसे कंडीशन है ऑपरेशन के लिए। बोले अभी रिकवरी में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, 3 से 4 महीने में रिकवरी भी हो जाएगी आपकी। बोले उससे जल्दी ठीक कर देंगे मनीषा मैडम, 3-4 महीने भी नहीं लगेगा। तो सही बात है, वो वो तो तब पता भी है सोच रहे सर। हैं कि अभी भी हो जाए अब। हाँ, इनके इनके पापा बहुत सोचते हैं, बोलते हैं अरे नहीं, प्लेयर लोग तो कराते ही हैं सर्जरी, कुछ होता है वो सचिन कैसे तेंदुलकर, होगा, बहुत सचिन परेशान है तेंदुलकर इनके ने पापा। कितना साउथ अफ्रीका में जाके सर्जरी कराया, फिर बाद में वो खेल ही नहीं पाता था, वर्ल्ड कप में 0 पे आउट होता था। हाँ हाँ हाँ, सर्जरी नहीं कराना शोल्डर था। का सचिन कराया ना। तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का कितना लिगामेंटल इंजरी होता था, और वो सर्जरी के बाद और कमजोर हो गया था, फिर उसका रन नहीं बना पा रहा था, जिसको कैसे भी निकाला गया, नहीं वो नहीं हार्ट खेला फिर। खेल ही सर नहीं अभी पाता। ये अभी 300 किलोमीटर समथिंग, अभी गाड़ी ड्राइव करके आए हैं अभी खुद, आप वो अच्छा से क्या, इलाज करें, गोंद का कार लड्डू चला के खिलाइए, आए हैं। गोंद लाक्षा, का फोर व्हीलर लड्डू। फोर हाँ, व्हीलर करंज उसका। कार से खुद ही ड्राइव करके अकेले आए हैं। देखिए बबूल का गलत कर रहे गोंद। हैं ना, इतना ज्यादा अभी लोड कर नहीं लेना चाहिए इनको। हाँ, इतना नहीं ड्राइव करना चाहिए। ज्यादा लोड नहीं था सर, और मतलब सर ये कभी नहीं, ये हमेशा ही चलाते आ रहे हैं, वो जब से मूवमेंट हुआ है तब से पूरा रेस्ट और नहीं है आप इनका, आपको पता होगा सर, वर्कशॉप है। कंप्लीट रेस्ट वो एकदम टोटल कंप्लीट रेस्ट नहीं दे सकता ना सर। वो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं चलाना चाहिए ना, रेस्ट नहीं अति दे नहीं रहे हो। सर बिल्कुल। रेस्ट करेंगे तो वो हाँ, हील होने का वो टाइम फिर है। वहाँ वायु फिर कलेक्ट होगा ना, टाइम अति लेगा फिर व्यायाम वो। नहीं करना चाहिए, हम्म। अति साहस नहीं करना चाहिए। दूसरा नहीं, बात है, अति अटल नहीं बिहारी होता है, वाजपेयी अब जी बस थे। आना तो एक ही बार था। अच्छा ठीक है, आगे से आना ध्यान एक ही रखिएगा। बार था तो एक ही अटल बार बिहारी के। वाजपेयी जी का, हाँ हाँ हाँ, सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ना टोटल नी रिप्लेसमेंट किया था, तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद वो बेड रिटर्न ही रहे, हाँ 15 सर। साल तक लेटे रहे। तो वो हम्म। सब सर्जरी वर्जरी से कुछ फायदा नहीं होता। हाँ सर। लेकिन आपको रेस्ट जो चाहिए था प्रॉपर, रेस्ट नहीं हुआ, प्रॉपर डे टू डे जो ट्रीटमेंट चाहिए था वो भी नहीं हुआ, केयरलेस होने के बावजूद भी हमें मेहनत ज्यादा करना पड़ा। आप मनीषा मैडम थोड़ा डांट के रखिए, बच्चे की तरह इनको डांटिए स्ट्रिक्टली, कि आपको पालना है और जल्दी ठीक करना है। मदर इनकी बहुत परेशान रहती, मैं क्या क्या बताऊं। जवान इसके लड़के का बावजूद भी लिगामेंटल इंजरी अभी हुई। अभी इनको इतना ड्राइव करके नहीं आना था, हाँ, जी, कंटिन्यू कंटिन्यू चला के आए हैं ये, और बिल्कुल। तो आप ये बार सोचिए, बार उस पर प्रेशर पड़ेगा। अगर ये क्लच शिवाजी तो महाराज ऐसे तो के एक बार क्लच लगा सेना के में छोड़ होते, दो तो चलते चले जाते हैं, तो उसमें उतना फिर भी क्लच क्लच का तो ज्यादा ही रहता है ना, प्रेस तो करना ही पड़ता है उसको। करना तो पड़ता है उतना। अगर शिवाजी महाराज के सेना में होते और लिगामेंटल इंजरी होता तो शिवाजी महाराज कितना सीढ़ी गुस्सा चढ़ना होते, उतरना क्लच कि पर। इतना तुम्हारा लिगामेंटल इंजरी क्यों हो गया। सही बात है सर। हम्म। आजकल के बच्चों को खाना पीना रुक्षता तो घी थी। ये सब। नहीं सर, खाना पीना तो कोई वो नहीं है, घी तो हमेशा ही लेते आए हैं, गाय का ही घी हमेशा लेते आए हैं, तो खाने पीने आपका से कोई लिगामेंटल वो इंजरी हुआ क्यों सर, इतना हुआ कमजोर क्यों कैसे फिर? हुई, अरे लिगामेंट वो टूट क्यों सर थोड़ा सा वो दीवार फांद रहा था तो उसी में थोड़ा सा पैर स्लिप कर गया नीचे में, तो ज्यादा गया? तो आपको घुटना साइड पे मुड़ गया। आपको आपको ये मालूम है, जो स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग होता है एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो कितना हाँ कहाँ सर। कहाँ से दीवार पहाड़ उछाला जाता है कि हाँ उछलो सर। कूदो। ठीक है हम्म। ठीक है, अभी आप मैडम के पास में है, ठीक हो जाएंगे। हाँ सर। हाँ। लेकिन आप तो इनकी पूरा बात प्रिकॉशन मानिए। बहुत, यदि प्रिकॉशन लेके यदि आप
आप ये थेरेपी लिए होते, अच्छे बेड रेस्ट पे रहते, तो ये अभी आप तक आपका हो गया होता। बेड रेस्ट पे तो रह नहीं सकते। ही दिए नहीं, बहुत वर्क करते हैं, इनका वर्कशॉप भी है, ये आंख वाँख ये सब डार्क हो गया। अभी यहाँ से जाएंगे तो एकदम अच्छे हो, फिर वो मोबाइल का काम, उसका काम बहुत ज्यादा है इनका, वो सब ठीक है, कंटिन्यू मनीषा मोबाइल भी मैडम इतना चलता है, मैसेज कर रही है, सब चीजें। तो आपको मनीषा मैडम को फीस भी अच्छा देना है और गिफ्ट भी देना है मैडम को ठीक होने के बाद। हाँ सर बिल्कुल दूंगा नहीं ना तो सर। नहीं तो आप पे ना, वो तो आप वो दे रहे हैं थेरेपिस्ट को, ये सब दे रहे हैं दवाई का, लेकिन आपका वैद्य का जो ऋण है वो पूरा करना है, तो ऋण चुकाने के लिए आपको खुशी से देना चाहिए मैडम को। ऋण तो यही रहता है सर आयुर्वेद वालों को कि आप आयुर्वेद चिकित्सा ले लिए, इतने में ही चुकता होता है। ये स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है इनका, भी मूवमेंट करो, मूवमेंट करो। ये अच्छा है ना। अभी ये भी process तुरंत है। आए, स्टिफनेस तो होगी नहीं है। हाँ, हल्का सा लाक्ष लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, महायुगराज, कैशोर गुगुल दीजिए, कैशोर दीजिए की बात से कंटिन्यू दी हूँ सर। अभी कितने दिन से गैप है आपकी मेडिसिन? कुछ नहीं, लगभग अब 2 दिन पहले सारी मेडिसिन खत्म हुई। अच्छा, तो ये है, अब रिजल्ट यदि नहीं मिलेगा तो उसमें आपकी कमी है, हमारी तरफ से फुलफिल है। हाँ, और इतने और सारे डॉक्टर लगे हैं आपके लिए। मनीषा मैडम के पास आप जाके मुनमुन जी सीख लीजिए ये सब चीजें, लिगामेंटल इंजरी को कैसे ठीक करते हैं। मुनमुन जी अगर आप सुन पा रहे हैं, नागपुर के जी पास सर, में है मैडम का, कोरबा करके है छत्तीसगढ़ में जगह। जी सर, जी सर। ठीक है, तो अरविंद सर मैं थोड़ा ब्रेक लूं ठीक क्या? है सर। हाँ सर बिल्कुल, 10 हो गया, 8-10 हो गए। हाँ हाँ जी, तो हाँ जी अभी सर, हम लोग, टाइम भी हो गया। हाँ हम जी। लोग 9 बजे मिलते हैं, फिर क्लिनिकल समाचार करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। ओके सर। गुड इवनिंग।